नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सर, पीएम मोदी ने एक दिन पहले देश के लोगों को कुछ सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए, कम खरीदिए, तेल और डीजल का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, विदेश यात्राओं पर मत जाइए। तो पहले तो आपसे समझना चाहती हूँ कि पीएम मोदी की इन सारी बातों का दरअसल मतलब क्या था? क्या हम किसी आर्थिक संकट में घिरने वाले हैं? अंजू जी, मोदी जी ने जो ये बात कही है, वो एक दूरदृष्टि है उनकी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आगे भारत को तकलीफ होने वाली है। सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व को तकलीफ होने वाली है। इसमें सबसे पहला है कि ईरान का जो युद्ध है, अमेरिका और ईरान का, वो एक नए लेवल पे जाने वाला है। और उसके बाद में ऑयल का क्राइसिस होने वाला है। अगर कच्चे तेल का सप्लाई अटक गया और जो ओपेक में से देश निकलने लग गए, एक एक यूएई निकला और निकले, तो अगर ओपेक टूटता है तो और बड़ा मेस क्रिएट होगा। तो ये सब में हम लोगों को हमारा एनर्जी सिक्योरिटी संभालना रहता है, पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात है कि हम लोग जो 4 चीजें बोली है, मोदी जी ने क्या बोला, 5 चीज में से 4 चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। एक कच्चा तेल, एक सोना। हम लोग 14,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, 14,000 करोड़ डॉलर का। हम लोग 7,000 करोड़ डॉलर का हम लोग सोना इंपोर्ट करते हैं। हम लोग रफली 2,000 करोड़ डॉलर का सिर्फ और सिर्फ खाने का तेल मलेशिया, इंडोनेशिया और वहां से इंपोर्ट करते हैं, और रशिया और वहां से। ओके, सनफ्लावर ऑयल और पाम ऑयल। और चौथा, 1,500 करोड़ रुपए का हम लोग यूरिया और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं। तो अब यूरिया और फर्टिलाइजर्स तो हम लोग कम नहीं कर सकेंगे हम लोग, इसलिए मोदी जी ने क्या बोला, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करो, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, इंपोर्ट कम करो। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ये इंपोर्ट करने लगे और अपना डिमांड इतना हाई रहेगा तो रुपया क्रैश हो सकता है और पेमेंट का क्राइसिस आ जाएगा। जो मोदी जी अपने आर्थिक प्रॉब्लम बढ़ जाए वो नहीं चाहते, और इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि भैया आप ये कम करो। उसका रैशनल क्या है? अगर हम लोग आज तेल, अगर सब लोग वर्क फ्रॉम होम चालू किया, अगर 4 लोग है एक घर में, 4 गाड़ियां एक साथ निकले, उसके बदले एक ही गाड़ी में 4 लोग निकलेंगे तो तेल बचेगा। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सके वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द कार्स ऑल्सो, जिससे कच्चे तेल का हमें आयात कम करना पड़े। हम लोग 85% तेल अपना आयात होता है, कच्चा तेल। तो वो भी हमें संभालना है। तो मोदी जी ने इसके लिए किया है क्योंकि आगे चल के तेल के भाव बहुत बढ़ेंगे और आर्थिक संकट आएगा। उससे बचने के लिए अभी से हम लोग ने तैयारी करनी है। और ये मोदी जी सही दिशा में बात कर रहे हैं। सोना 7,000 करोड़ डॉलर, यानी आप पकड़ लीजिए आज 100 रुपए का डॉलर हो गया राउंड फिगर। तो हम लोग 7 लाख करोड़ रुपए का हम लोग सिर्फ सोना का इंपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग 14 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम पे उतना प्रेशर भी आ रहा है जो हमें कम करने की जरूरत है। इंपोर्ट कम करना चाहिए। अब सोना तो हम लोग बना नहीं सकते, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। हम लोग कच्चा तेल बना नहीं सकेंगे, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया है, जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, वो सब काम चालू हो गया है। और दूसरा आप देखिए तो अब ऑयल में भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेने वाली है कि ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया में ही हो, ऑयल सीड्स का इंडिया में ही ये हो, जिससे कि हमें इंपोर्ट कम करना पड़े। तो व्हाट मोदी जी हैज डन, आई टोटली, मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी कहता हूँ कि उन्होंने मोदी जी का ये जो इनिशिएटिव है उसको पूरा सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित में है। और ये पहली बार नहीं हुआ है अंजू जी, सब लोग बोल रहे हैं कि ये पहली बार हो रहा है। राहुल गांधी भी कंट्रोवर्सी खड़ा कर रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब 92 में पहली बार अरब युद्ध हुआ था, इराक वाला, तब भी, तब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोगों को बोला था कि भैया ऐसे मत करो, आप लोग तेल जितना कम, कच्चा तेल, क्योंकि तब भी कच्चा तेल आना बंद हो गया था, कि आप कच्चा तेल बचाने के लिए आप ट्रैवल करो, गाड़ियां मत यूज करो। तब तो गाड़ियां उतनी थी नहीं, जब बड़े लोगों के पास गाड़ियां थी। नरसिम्हा राव ने बड़े लोगों को बोला था भैया गाड़ियां यूज मत करो। मुझे खुद को पता है, मेरे एक अंकल है, मेरे चाचा जी है, काफी बड़े, साउथ बॉम्बे में बहुत बड़े, यानी साउथ बॉम्बे में जिसका घर हो, यानी आप समझ जाते हैं आपके कितने करोड़ों में होंगे। वो जमाने में उन्होंने गाड़ी के बदले वो बस में ट्रैवल करते थे। यानी ये हर एक प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम करता है, देश के लिए लड़ता है, देश को संभालने में लगा रहता है। अब फिर वो नरसिम्हा राव जी हो, वाजपेयी जी हो, मोदी जी हो, या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, वो सब लोगों ने इस तरह से लोगों को बोला है कि भैया आप लोग कुछ थोड़ा कम करो।
खर्चा कम करो, देश के लिए आपने थोड़ा सैक्रिफाइस करना चाहिए, थोड़ा बलिदान करने की जरूरत है, और वही मोदी जी ने बोला है। लेकिन सुमित जी, पीएम मोदी तो लोगों को ये कह रहे हैं कि राष्ट्रहित में ये फैसले लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो कहा था ना जब अकाल पड़ा था कि हर सोमवार को व्रत रखिए, और पूरा देश रखता था। तो यस। ये नहीं कहता था कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या मेरे घर में खाना नहीं? लोगों के घरों में खाना था, लेकिन फिर भी सब लोगों ने व्रत रखे हैं सोमवार के। तो अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा पे मत जाओ, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो, तो उसमें इतनी हाय तौबा क्यों? राहुल गांधी, आपने जैसे बताया कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनके जमाने में भी ये हुआ, लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ पर आप सोचिए एकदम से मोर्चा खोलकर बैठ जाते हैं पीएम मोदी के खिलाफ। वो तो कह रहे हैं पीएम मोदी तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, वो तो देश नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके बस की बात नहीं रही देश को संभालना, इसलिए लोगों को सलाहें दे रहे हैं। सर, इतने बड़े वो एलओपी हैं, नेता हैं विपक्ष के इस देश के, उनको ये समझदारी नहीं होनी चाहिए कि क्या, कि पूरी दुनिया किस संकट की तरफ जा रही है? अंजू जी, मैं दो चीजें, एक अपना पॉलिटिकल ओपिनियन और दूसरा देश का हित। राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अननेसेसरी पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके वो मोदी जी को अटैक करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। उसके पास कोई सब्सटेंस नहीं है। जो उसको नाम बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, वो मूर्खता जो कर रहे हैं उसके कारण ही उसका नाम पप्पू गिरा है, नहीं तो उसको लोग पप्पू नहीं बोलते। आज के तारीख में हमारा देश का जो डेफिसिट है 12,000 करोड़ डॉलर का डेफिसिट है। 12,000 करोड़ का अगर डेफिसिट आ रहा है, 12 लाख करोड़ रुपए का, 12 लाख करोड़ डॉलर यानी 12 लाख करोड़ रुपए का अगर डेफिसिट हो, ओके, तो वो कम करना भी अपने, सिर्फ मोदी जी अकेले जादू की छड़ी से कम नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को भी कुछ बलिदान देना ही पड़ेगा। हम लोग अगर तेल कम इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भैया हम घर पे व्हीकल्स कम यूज करें। अगर 10-15 मिनट दूर हो तो गाड़ी ना निकाले, चल के चले जाए। मोदी जी ने दूसरी बहुत अच्छी बात कही। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही खाने का शौकीन है, बोलता है मोदी जी ने तो प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। मैं बोला आप भाई, लेकिन तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोला मुझे तला हुआ चीज बहुत पसंद है, और मोदी जी बोलते हैं अब तेल कम खाओ। बोला भाई वो तेरे हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, देश की बात बाद में कर। तू जितना ज्यादा तेल खाएगा उतना तुझे ही तकलीफ होगी। एक तो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वजन ज्यादा है। मोदी जी की बात सुन और तेल कम, अब उबला खाना खा, तड़का भी मत लगवा तू। सी द थिंग इज, सब जगह हमें सिर्फ अपोज करना है। महुआ मोइत्रा ने भी कुछ स्टेटमेंट मारा कि मोदी जी को देश संभालना नहीं आता। भाई तू तो बंगाल नहीं संभाल सकी तेरी दीदी, तू चुप ही बैठ। और राहुल गांधी ने तो मुंह खोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके टाइम में जब 2013 में रूपी पे प्रेशर आया था, तब इवन चिदम्बरम जी ने भी रिक्वेस्ट किया था कि आप गोल्ड मत खरीदो, क्योंकि गोल्ड खरीदते हैं इंपोर्टेड गोल्ड ही आता है, और जब गोल्ड खरीदते हैं तो अपना जो रुपया है वो बाहर चला जाता है। तो इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि जब भी प्रेशर आता है तो ये आरबीआई के लेवल पे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेवल पे, इकोनॉमिक एडवाइजर्स के लेवल पे, नीति आयोग के लेवल पे यही डिस्कशन होता है। तो मोदी जी ने कोई नया इन्वेंशन नहीं किया कि गोल्ड इंपोर्ट मत करो। आपने देखिए स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है चिदम्बरम जी का। तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। ये आज से 100 साल के बाद तो हम गोल्ड तो बना नहीं सकते, गोल्ड इंपोर्ट ही होने वाला है। कल सुबह दूसरी सरकार आई 40-50 साल के बाद, तो वो भी यही बोलेंगे, वो कोई अलग बात नहीं करने वाले हैं। तो इसमें सेंसलेस अपोजिशन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। जो मुद्दे पे देश के लिए काम हो रहा हो वहां उसको सपोर्ट करना जरूरी है। अगर मोदी जी गलत होते और ये राहुल गांधी बोलता तो मैं मान भी लेता, नहीं राहुल गांधी जी सही है, हमने मोदी जी गलत है, हमने राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसी नहीं निहायत बकवास करने का क्या सेंस बन रहा है? हमें अभी डॉलर अगर संभालना है, मैं आपको दूसरा रीजन बोलता हूँ, ये थोड़ा मैं इकोनॉमिक जा रहा हूँ, लेकिन अगर रुपया से 120 हो गया, 125 हो गया, और डॉलर का अगर कच्चे तेल का भाव 150 हो गया, तो हमारे यहाँ जो पेट्रोल आज मिल रहा है वो 200 रुपए के ऊपर चला जाएगा। 200 रुपए का पेट्रोल किसको परवड़ने वाला है? और उसका जो आर्थिक इफेक्ट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा। उसके बदले तो हम खुद अभी कम करते हुए और डिमांड कम करें तो हमें बहुत फायदा होगा। मोदी जी ने बहुत दूर की सोच के किया है ये काम। अंजू जी, पर जैसे अभी आपने गोल्ड की बात की ना, ये पी चिदम्बरम ने भी कहा था, वो 14 जून 2013 का खबर था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें उन्होंने कहा था कि गोल्ड मत खरीदो। लेकिन जो दुकानदार हैं, जो ज्वेलर्स हैं,
अगर लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो उनका क्या होगा? उनकी रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैं कुछ ज्वेलर्स की आज बातचीत सुन रही थी तो कह रहे थे कि हमें तो टैक्स भी देना पड़ता है, हमारे यहाँ भी स्टाफ है, हम उसकी भरपाई कैसे करेंगे? तो हमको तो मुश्किल में डाल दिया है अगर लोग गोल्ड खरीदने नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ हम ये भी मानते इतना महंगा हो चुका है गोल्ड कि आम लोग तो खरीदने जा भी नहीं रहे होंगे। तो उससे कैसे निपटेगी सरकार? वो भी तो एक तबका है, उसको भी तो एड्रेस करना पड़ेगा। ये बहुत सी गोल्ड ज्वेलर्स को बहुत तकलीफ हो गई है, उनका हालत बहुत खराब है। अंजू जी, मैं आपको बोलूं, मेरे सर्कल में बहुत सारे गोल्ड ट्रेडर्स है, सोनार है, यानी जिसका गोल्ड का शोरूम से इंपोर्ट करते हैं। बहुत तकलीफ हो गई है क्योंकि 60 लाख 70 लाख रुपए किलो का गोल्ड होता था, तब लोग खरीद लेते थे। शायद आपके भी पति ने कि चलो अब सालगिरह है शादी की या जन्मदिन है तो एक छोटी सी सोने का कुछ लेके आपको गिफ्ट करते होंगे। आज 1.5 करोड़ रुपए का भाव हो गया। आज का भाव 1 करोड़ 55 लाख रुपए किलो का भाव है। 1 करोड़ 55 लाख रुपए में मैं बोलूं 90% ऑफ द पीपल इन इंडिया, 90% लोग खरीद नहीं पा रहे हो सोना। अभी ज्वेलर्स की हालत इतनी है कि उसके दुकान में अगर कस्टमर आए ना, तो उसका यानी कस्टमर आके एक छोटी सी वो कान में जो लड़कियां छोटा वाला रखते हैं, वो बड़े वाला नहीं, तो बालियां पहनते हैं। छोटी वाली बालियां भी खरीद लेवे ना, तो भी वो लोग खुश हो जाते हैं कि मेरे यहाँ से 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम सोना गया, 1 ग्राम से आधा भी सोना गया, वो खुश हो जाते हैं। आज ऐसी खराब हालत हो गई है मार्केट की, क्योंकि सोने का भाव बढ़ गया है और इन्फ्लेशन के कारण और वो सब के कारण लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। इवन आप देखिए टेनिस की एड, पहले तो हम लोग अंजू जी, आपका यानी हमारा जनरेशन, हम लोग में कभी अगर सोना नया शादी और ये होती थी तो पुराना सोना देते थे, बोलते थे ये थोड़ा मेल्ट करके नया करके दे दो, नए डिजाइन में दे दो। आप तो ये मुझसे ज्यादा समझते हैं, हाँ, सब आपके महिला दर्शक भी ये जानते ही हैं। तो आज उसके ऊपर ही पूरा काम चल रहा है। और दूसरा, यही नया सोना कोई खरीद ही नहीं रहा है। टेनिस जैसा, टेनिस भी ऐड क्या करता है सचिन तेंदुलकर को लेके कि आप पुराना सोना हमारे पास लाइए, हम वो गला के नए डिजाइन में आपको देंगे, तो देश को नया सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये टेनिस टाटा ग्रुप की कंपनी इस तरह की ऐड कर रही है क्योंकि उनको भी पता है कि सोना इंपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है। और उसके अंदर बीच में सोने का इतना बड़ा क्राइसिस था, सोना अवेलेबल नहीं था। लंदन मेटल एक्सचेंज पे, लंदन बुलियन एक्सचेंज पे सोना अवेलेबल नहीं था, प्रीमियम देना पड़ रहा था सोने का। जो उसका ऑफिशियल भाव है ना, उसके ऊपर प्रीमियम देना पड़ रहा था, सोना अवेलेबल ही नहीं था फिजिकल में। तो ये सब तकलीफें हो रही है, तो ये समझ के ही लोगों को काम करना पड़ेगा। जो सोनार लोग बोल रहे हैं, ज्वेलर्स बोल रहे हैं, वो सही है कि अब सोना अगर लोग खरीदेंगे नहीं तो उनका धंधा क्या होगा। लेकिन उनका धंधा लास्ट 1 साल से बहुत खराब है यार, आधा 6 महीने से तो बहुत खराब है। दुकान के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं, तो उनको तकलीफ उनकी जेन्युइन है, लेकिन उसका रीजन वो लोग नहीं है, उनका रीजन है गोल्ड बढ़ गया है। गोल्ड का भाव 1.5 करोड़ हो गया है इसके लिए। और ये सब कुछ भी, ये जो ईरान वॉर चल रहा है उसकी वजह से हो रहा है। अमेरिका ने जो कांड किया हुआ है वहां पर हमला करके, उसके बाद वजह से ही सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है कि ईरान के कारण पूरा वहां मिडिल ईस्ट में तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है। पहले अमेरिका ने ईरान को अटैक किया, बाद में ईरान ने सब अरब देशों को जो अमेरिका के साथ थे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़फोड़ चालू कर दी, और अब उसने ब्लॉकेड बना के रखा है। अमेरिका वो ब्लॉकेड भी तोड़ नहीं पा रहा है। एक्चुअली तो ईरान ने अमेरिका को दांतों में चना चबा दिया, लोहे के चने चबा दिए। उसको पता चल गया अमेरिका को उसकी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो मस्ती करिए जा रहा है। और इसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, मुझे और आपको और आपके दर्शकों को, और जो आपके दर्शक नहीं है वो लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खता के कारण। लेकिन जो इकोनॉमी होती है उसका गोल्ड के साथ क्या कनेक्शन होता है? और अगर गोल्ड हम नहीं खरीदेंगे तो बाहर से गोल्ड सरकार को नहीं लाना पड़ेगा। इस दिशा में पीएम मोदी हमको ये समझा रहे हैं कि अगले 1 साल तक गोल्ड ना खरीदो, यही होगा। उससे हमारा पैसा बचेगा, हमें डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं वो। नहीं, अपना विदेशी मुद्रा भंडार काफी स्ट्रांग है। हमारा रफली आज के तारीख में 70,000 करोड़ का मुद्रा भंडार है, तो हम कंफर्टेबल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिमांड सप्लाई कैसा है, अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे घर पे अगर मुझे पता है कि मार्केट में, मैं बिजनेसमैन हूँ, मार्केट में अब मंदी आ गई है, घर में धंधा कम हो रहा है, तो मैंने घर पे पहले ही मैं मेरी बीवी को बोलूं, बच्चों को बोलूं कि भाई देखो मार्केट में हालत खराब है। जहां हम पहले 1 लाख रुपए का धंधा कर रहे थे, अब 50,000 रुपए का धंधा कर रहे हैं, तो आप लोग भी जरा संभाल लो। घर पे हम रोज अब काजू बादाम पिस्ता नहीं खाएंगे, हम दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे। ओके, अब रोज, पहले आप लोग हर शनिवार रविवार आप मॉल में जाते थे, तो अब हम लोग वो बंद कर देंगे, हम घर पे टीवी साथ में देखेंगे।
ओके, अगर आप लोग पहले गाड़ी में जाते थे तो अब एक काम करो, स्कूटर पे 2 लोग साथ में जाओ, 4 गाड़ियां अलग से नहीं निकलेगी। तो मोदी जी यही कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे चल के हम लोगों को पैसे की तंगी लगेगी। और जो घर पे है, मैं क्या करूंगा, मैं लोगों को बोलूंगा, घर के लोगों को क्या बोलूंगा कि भैया एक काम करो, खर्चा कम करो। मैं अपनी एफडी नहीं तोड़ूंगा। मेरे पास भले 25-50 करोड़ रुपए की एफडी हो, मैं एफडी नहीं तोड़ूंगा। मैं बोलूंगा भैया अपना धंधा कम हो गया है, सीट बेल्ट बांधो, कुर्सी की पेटी लगाओ और कम खर्चा करो, लेकिन एफडी नहीं तोड़ते। मोदी जी भी वही सोच रहे हैं कि 700 करोड़, 70,000 करोड़ डॉलर जो है वो तोड़ के हम अपनी अय्याशी करें, उसके बदले तो हम लोग सब शांत रहे। और वो क्या है, ये 1-1.5 साल का प्रॉब्लम है, 1-1.5 साल संभाल लेना है हमने। तो वैसे भी 1.5 करोड़, मैं बोलता हूँ सोने का भी भाव यहाँ से बढ़ने वाला है। वैसे भी मार्केट नहीं है, 1.5 करोड़ के भाव पे सोना खरीदने वाले लोग नहीं है। जो है वो भी कौन है, सबसे बड़े लोग है, कॉमन मैन नहीं है जिसको सोने में इन्वेस्ट करना है। और एक्चुअली आप देखेंगे ना, आज के तारीख में आप सोना बाजार में जाइए, बिस्किट्स और कॉइन्स बिक रहे हैं, ज्वेलरी कम बिक रही है, क्योंकि लोग जो ज्वेलरी लेने वाले आते हैं वो लोग खुद बोलते हैं कि भैया एक काम करो, ये मेरा पुराना सोना है, ये बदल दो। वो नया नहीं ले रहे अनलेस ही इज वेरी रिच। और जो सोना आ रहा है वो बड़े लोग ले रहे हैं, वो छोटे लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं उन लोग। और एक चीज और है सुमित जी, जैसे कई बार हमने इस पर भी प्रोग्राम किए कि भारत का बहुत सारा सोना अमेरिका में पड़ा हुआ है या यूके में था, भारत उसको वापस ला रहा था, मोदी सरकार लेकर भी आई है। तो अभी भी आपको लगता है कि हमारा बहुत सारा सोना विदेश में है, उसको भी लाने की जरूरत है या नहीं? ये अब तो अपना बहुत कम सोना है, हम लोग ने रफली, हम लोग ने नियरली बड़ा चंक तो निकाल लिया है वहां से और इंडिया लेके आया। हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा था और उसका भी रीजन था। जब हम लोग ने रखा था तब अपने पेपर्स का उतना स्ट्रेंथ नहीं था, हमें पास उतनी, हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। हम लोगों को कहीं गिरवी रखना हो सोना, उसके लिए हम लोग को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। उसके बदले वहीं पड़ा है तो वहां गिरवी पे दे सकते। आज वो परिस्थिति नहीं है, आज अपनी इकोनॉमी रिलेटिवली काफी अच्छी है 2000 के टाइम के कंपैरिजन में, 90 के टाइम के कंपैरिजन में। तो वो गोल्ड हम लोग वापस ला सकते हैं अब। और मोदी जी ने वही किया। और दूसरा, मोदी जी को, मुझे जितना समझ में आ रहा है, मोदी जी को बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, यूएस पे कोई भरोसा नहीं है। वो बोलते हैं कि अपना सोना अपने पास ही होना चाहिए। वो तो आप भी बोलेंगे, आपके दर्शक भी बोलेंगे, मेरे पास सोना रखा होगा तो आप बोलेंगे बेटा अब बहुत हुआ, अब मेरा सोना मैं मेरी तिजोरी में रखूंगा, तेरी तिजोरी में नहीं रखूंगा। कल सुबह तेरा कुछ हो गया तो मुझे तो मेरा सोना हाथ से चला जाएगा। तो ये मोदी जी तो समझ ही रहे हैं। तो मोदी जी इसलिए ला रहे हैं, बहुत कम है, ज्यादा सोना पड़ा नहीं है बाहर। लेकिन ये जो बातें आप मुझे समझा रहे हैं, मेरे दर्शकों को समझा रहे हैं, घर का एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, ये बातें हमारे विपक्ष को समझ में नहीं आती हैं क्या? अब आप ये देखो कि संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के नेता, वो कहते हैं अरे पीएम मोदी खुद तो अभी 7 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं देशवासियों से कि तुम विदेश मत जाओ। वो अपने दौरे कम क्यों नहीं करते हैं? अभी देखो वो आज सोमनाथ में भी थे, कल वो फलानी जगह थे। तो ये सारी बातें सर सिर्फ पॉलिटिकली बोली जाती हैं, इन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है। पीएम है तो जाएंगे ना। ये मैं वही बोल रहा हूँ, राहुल गांधी हो, महुआ मोइत्रा हो, संजय सिंह हो या और कोई भी हो, सिर्फ नाम बदलने का जरूरत है। वो लोग सिर्फ सेंसलेस पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। आज मोदी जी बाहर जा रहे हैं तो क्या खुद को घूमने के लिए जा रहे हैं? अमित शाह तो 2014 के बाद में मैंने जितना पढ़ा है वो एक बार भी भारत भारत के बाहर घूमने भी नहीं गए हैं। तो सेंस नहीं बनता है, ये सब बकवास बातें हैं। अब मोदी जी ने और एक बात बोली कि शादियां भी इंडिया में ही करो। हमारे पास क्या लोकेशंस नहीं है? राजस्थान में इतने सारे डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यूज है जहां बाहर से लोग आके शादियां कर रहे हैं। तो हम लोगों को बाहर इटाली जाना, ये वो क्या जरूरत है कि हम वहां जाके, अब सी फॉरेन एक्सचेंज इज गेटिंग, हम लोगों को अभी फॉरेन एक्सचेंज जो है अपना, विदेशी मुद्रा हमें बचाने की जरूरत है, हमें खर्चा कम करने की जरूरत है। मोदी जी वो समझा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने इजीएस्ट बोला है। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम धंधा बंद करो। वो क्या बोल रहे हैं, तुम धंधा करो लेकिन तुम वर्क फ्रॉम होम करो। आपको ये नहीं बोला आप खाना बंद करो। हमारे यहाँ धान बहुत मिलता है, गेहूं हो, चावल है, सब कुछ मिल रहा है अपने यहाँ। वो बोलते हैं सिर्फ तेल थोड़ा कम डालो। जो बाहर से मैं आता तो है। एक तो मैं उससे एक स्टेप ज्यादा आगे जाऊंगा और ये मैं करता हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो सब मर्द भी खाना पकाते हैं। हमारे घर में सब मर्द, मेरे पापा, मेरा भाई, मैं, सब लोग खाना पकाते हैं। कि फ्रिज में कुछ रखा हो तो बाहर रखो, बाहर उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दो, बाद में उसको पकाओ, नहीं तो आपका गैस और उसमें भी वेस्ट होगा।
तो ये सब तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो सिविक सेंस है कि हमने एनर्जी बचानी है। मैं एक रूम से दूसरे रूम में जाता हूँ तो मैं बिजली का बटन बंद कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि एक रूम की बिजली वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अब ये बेसिक सिविक सेंस हमें बचपन में हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है। मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को ऐसी बकवास करने का कौन सिखाता है, या पता नहीं उन लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है, या उनको ये सब बकवास बोलनी पड़ रही है क्योंकि उनको ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर उन लोग ये बोलते हैं क्योंकि उनके पास जो मूर्ख ऑडियंस है उन लोग को वो जब देख के खुशी हो मिलती है। नहीं नहीं, राहुल गांधी का तो एक और दौरा तैयार होगा ना। अभी ओमान जाकर आए हैं, मस्कट जाकर आए हैं, तो अब वो सोच रहे होंगे मैं किस बहाने से बाहर जाऊंगा। अगर देश की जनता को पीएम मोदी कह रहे हैं तो मैं तो एलओपी हूँ, तो पीएम मोदी जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। शायद वो इसकी भूमिका तैयार करें। और राजदीप सरदेसाई को देखिए, वो क्या फरमा रहे हैं, वो भी यही बातें बोल रहे हैं कि इतना सब कुछ पीएम मोदी पॉलिटिकल रोड शोज कर रहे हैं, इलेक्शन अब खत्म हो गए हैं, बंगाल असम जीत लिया है, उसके बाद वो ये सब कुछ कर रहे हैं। पहले से भी तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी, अब जाकर पीएम मोदी ने क्यों बोला इस बारे में? अब राजदीप कुछ भी लिखता है, उसको तो शायद शाम को अगर ये सब नहीं लिखेगा तो शाम को उसको खाना नहीं मिलेगा या फिर वॉचमैन के कैबिन में सोना पड़ेगा, इसलिए भी लिखता होगा। अब वो तो कुछ भी लिखता रहेगा। आपको याद है 2013 में मोदी जी ने दिल्ली में, तब वो सीएनएन का कुछ इवेंट था, तो राजदीप था और स्टेज पे, तो उसने बोला सागरिका कहाँ है? हाँ, सागरिका ट्वीट करते रहेगी। मोदी जी ने तब बोला था सागरिका ट्वीट करती रहेगी। तब मोदी जी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये लोग सब बकवास करते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राजदीप और ऐसे लोग बोलते रहेंगे और उनको बोलते रहने देना चाहिए, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। राजदीप की क्या वैल्यू है आज? उसके शो का टीआरपी क्या है, व्यूअरशिप क्या है? उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा है। उसको इंडिया टुडे में उसका शो का टाइमिंग क्या है? प्राइम टाइम तो सब उसके हाथ में से निकल गया। पहले राहुल कंवल के पास गया, फिर वो गौरव सावंत के पास गया। इसके हाथ में थोड़ी ना वो एकदम एक्सट्रीम प्राइम टाइम होता है, वो थोड़ी ना उसके हाथ में था। लोग उसको, कितने लोग देखते हैं? वो सिर्फ चिल्लाता है क्योंकि उसका एक छोटा सा लेफ्टिस्ट कांग्रेसी और इस्लामिस्ट ऑडियंस है, वो लोग ही उसको देखते हैं। उसके अलावा कौन देखता है उसको? उसकी क्या वैल्यू है? और राजदीप कोई बड़ा ऐसा है क्या? वो सिर्फ, ठीक है वो पत्रकार है, एक जमाने में बहुत बड़ा था, आज के जमाने में छोटा मोटा पत्रकार बच गया है। पुराने नाम से आज भी उसको लोग संभाल के रखे हुए हैं। बाकी उसकी वैल्यू क्या है? जाने देना चाहिए, ऐसे लोगों की बात ही क्या करे। उसने कौशिक बासु या अमर्त्य सेन जैसे लोगों के साथ उसने इसका इम्पैक्ट एनालिसिस के, ये अगर नहीं होता है, और चिदम्बरम जी को भी बुलाना चाहिए कि गोल्ड नहीं लिया या ऑयल का इंपोर्ट कम किया तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, पहला पॉइंट। ये राजदीप ने उसको, लोगों को बुला के उसने खुद के चैनल पे डिस्कशन करना चाहिए। दूसरा डिस्कशन उसने करना चाहिए कि अगर तेल का भाव बढ़ता है, कच्चे तेल का, और हम लोग इस तरह से पागलों की तरह इंपोर्ट करते रहेंगे और डॉलर अगर 110 115 रुपए पे चला गया, अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो, और 200 रुपए के ऊपर का अगर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? चिदम्बरम जी, कौशिक बासु, उन लोग को बुलाए। मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक एडवाइजर के टाइम में जो ये थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन आलू थे, वालिया, आलू वालिया। अहलूवालिया, उसको बुलाइए। आप पूरा एक्सेल शीट खोल के बात कीजिए। हवे में क्या बात करते हो? प्रोस में कुछ नहीं होता है, ये सब पूरा अर्थशास्त्र का जो है एक्सेल शीट में होता है। उसका इम्पैक्ट एनालिसिस बोलिए। लेकिन दिक्कत तो आज ये है ना अगर पूरे। ट्रांसपोर्ट बढ़ा, आज तेल का भाव बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बचेगा, बढ़ेगा। जो हमारे पास सब्जी 25 रुपए या 30 रुपए किलो की आती है वो 40 रुपए हो जाएगी तो हमें पसंद आएगा? तो उसके लिए डॉलर का भाव भी हमें संभाल के रखना है। कच्चे तेल का भाव बढ़ा तो भी हमें हमारा डॉलर का भाव संभाल के रखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें तेल का आयात कम करना पड़ेगा। वो तेल का आयात कब कम करेंगे? जो मोदी जी बोल रहे हैं, हाँ अगर आपको करना है तो फिर 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए की आप सब्जी खरीदिए, कोई ना नहीं करते। राजदीप खरीद सकता है क्योंकि उसके पास अनाप शनाप पैसा है। आपके और मेरे पास नहीं है अनाप शनाप पैसा। लेकिन सुमित जी, सबसे ज्यादा परेशानी तो हमारे देश के विपक्ष को इस बात की है ना कि पीएम मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी में दुनिया में चौथे पायदान से तीसरे पायदान की तरफ जा रहे हैं। ये इनको बड़ी परेशानी होती है जब वो कहता है कि भारत की इकोनॉमी पुअर है। वो जो डोनाल्ड ट्रंप है, तो इस देश का एलओपी जो है वो कूद कूद कर कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तब तो वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। और आज की तारीख में अगर पीएम मोदी सलाह दे रहे हैं कि अपने देश की इकोनॉमी को और सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए ये कदम उठाने, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इकोनॉमिकली हम लोग बहुत नीचे आ गए, कोई संकट आ गया, आर्थिक संकट। पीएम मोदी को बताना चाहिए कि वो ये क्यों कह रहे हैं। ये जितनी बातें आपने मुझे गिनाई, क्या ये इनको समझ में नहीं आ रही? इनको नहीं दिख रहा कि दुनिया किस क्राइसिस की तरफ जा रही है और पीएम मोदी भारत को उसी क्राइसिस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको सब समझ में आ रहा है, उन लोग सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और उनको पता है कि मोदी जी ये सब बकवास नहीं करने वाले। सिर्फ उसका एक छोटा सा, जिसको एको चेम्बर बोलते हैं, ओके, कि जहां सब लोग सुनता भी दीवाना कहता भी दीवाना, वो वाला जो एको चेम्बर है उसके लिए ये सब बकवास कर रहे हैं। क्योंकि उसको खुद का जो ऑडियंस है, जो खुद के वोटर्स है, जिनको ये सब, बहुत लोग वहां, जैसे चिदम्बरम जी को आप बुलाइए और बोलिए कि क्या है, वो आपके साथ एकदम टेक्निकल बात करेंगे कि गोल्ड, अगर हम इस तरह से 7 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट करते रहेंगे तो उसका डॉलर पे कितना इंपैक्ट आएगा, वो आपको नंबर्स के साथ बता देंगे। उनको भी पता है क्या है, लेकिन राहुल गांधी बकवास करना चाहता है क्योंकि उसको पॉलिटिसाइज करना है उसको, और उसके ऑडियंस को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। अगर आप देखिए पूरा लेफ्टिस्ट ऑडियंस, उन लोग को क्या अक्ल है, बंगाल को बर्बाद कर दिया, केरला को बर्बाद कर दिया। ये तो नसीब है बॉम्बे में उन लोग टिक नहीं पाए, नहीं तो बॉम्बे को बंगाल से गंदा कर डालते उन लोग। तो वैसा ऑडियंस, और बाकी एकदम इस्लामिस्ट ऑडियंस जिसको जिहाद के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके साथ बात करके क्या मतलब है? वो सिर्फ उनको खुश करने के लिए बकवास कर रहे हैं रोज की रोज। क्योंकि पीएम मोदी की इन स्टेटमेंट्स के बाद पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, लेफ्ट लिबरल कबाल जिसको हम कहते हैं, वो सबके सब यही सवाल उठा रहे हैं कि हम विदेश क्यों नहीं जा सकते। भारत के आप जाओ आम ना, लोग कितना विदेश थोड़ी ना। जाते हैं। अंजू जी, किसी को ये बोला है कि आपका वीजा अप्रूव नहीं होगा? उन्होंने क्या बोला? आप शादी बाहर मत कीजिए, क्योंकि बाहर एक शादी होती है, हम बंबई में भी एक शादी करते हैं, एकदम इकोनॉमिकल शादी, 10 लाख रुपया कहीं नहीं गया। और ये में कौन सा हॉल बुक करो, खाना खिलाओ, 2 वक्त का खाना खिलाओ, और छोटा मोटा खर्चा, मैं सोने की बात भी नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, सोना, हनीमून, ये वो जो अपने रिश्तेदार आते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा रहना करना, एक आध दो होटल के अंदर 20-25 कमरे, 10 लाख रुपया कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। उसके अंदर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग, वो भी कहाँ, बाली जाओ या मालदीव जाओ। मालदीव में डेस्टिनेशन वेडिंग किया, यानी 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया। उसमें वही करना है तो आप इंडिया के अंदर करो ना। आप राजस्थान जाओ, 2 करोड़ रुपया खर्च करो। मोदी जी ने ये नहीं बोला है कि आप बिजनेस के लिए भारत के बाहर नहीं जा सकते, आप पढ़ाई के लिए भारत के बाहर नहीं जा सकते, नहीं बोला है। उन्होंने बोला आपको बिजनेस करना है, आप यानी जो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि किसी को वीजा नहीं दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं बोला है कि आप बाहर करने जाओगे तो अगर आपको शादी करनी है और आप डेस्टिनेशन वेडिंग इटाली में कर रहे हो या थाईलैंड में कर रहे हो तो आपको वीजा ही नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देगा, वो नहीं बोला। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जो एक जमाने में नरसिम्हा राव ने किया था, एक जमाने में लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जो आपने बोला कि भाई सोमवार का व्रत रखो, एक बार खाना मत खाओ। और बंबई में आपको पता है, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, वो टाइम में जो होटल है और रेस्टोरेंट्स है वो भी सोमवार के दिन बंद रहती थी। क्यों? क्योंकि हम भी धंधा नहीं करना चाहते। आप सोचिए कि कॉमन मैन इतना देश के प्रति समर्पित है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो देशद्रोही होते जा रही है। बिल्कुल, मैंने भी अपने डैडी से ही सुना है कि ऐसा होता था कि सड़कें, होटल सब बंद होते थे, ढाबे कुछ नहीं खुले होते थे। सब लोग ये यस, मान कर सकते हैं कि राष्ट्र हित में हम ये कर रहे हैं। और अगर आज राष्ट्र हित में पीएम मोदी लोगों के अंदर की देशभक्ति को जगा रहे हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति इस कर्तव्य का पालन कीजिए, तो उस पर कितनी परेशानी हो रही है राहुल एंड कंपनी को। लोगों को भड़काने में लगे, क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वो जो संकट खड़ा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका खामियाजा अमेरिका और ईरान या इजराइल ही नहीं भुगत रहे, पूरी दुनिया भुगत रही है। और अगर आज हम ये मेजर्स नहीं लेंगे, ये सावधानी नहीं बरतेंगे, तो कल को हमें और दिक्कतें हो सकती हैं। उन दिक्कतों से बचाने की जो सोच है वो एक दूरदर्शी नेता ही ले सकता है ना सर, जिसको अपने भविष्य की के बारे में पता नहीं, वो क्या बताएगा देश के लिए भविष्य में कौन सी चीजें सही हो सकती हैं। अंजू जी, और एक बात है, नरसिम्हा राव जी ने जब अपने यहाँ से कश्मीर की बात करने के लिए यूएन में किसको भेजा था? वाजपेयी जी को। सी, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अपोजिशन, जो कैरेक्टर एक विपक्ष का जो चरित्र है, कि वाजपेयी जी पे नरसिम्हा राव जी को इतना विश्वास था कि भैया ये आदमी वहां जाएगा तो देश के लिए बोलेगा, वो खुद के इंटरेस्ट में, वो कांग्रेस के, मुझे पार्लियामेंट में रोज गाली देता है ये आदमी, लेकिन वहां जाके वो मेरे देश के लिए बात करेगा क्योंकि वो उसका भी देश है। बिल्कुल। आप
वो ही देखिए 1962 वॉर में संघ को नेहरू ने बैन किया था, उसके बाद में बैन उठाया सरदार पटेल ने नेहरू को समझा के। नेहरू तो अगेंस्ट ही था संघ के, फिर भी 1962 वॉर में भारत के लिए संघ खड़ा हो गया, ब्लड डोनेशन ये वो कितना कुछ किया है संघ ने। क्यों? क्योंकि देश सर्वोपरि, देश पहले आता है। मेरा आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको 40 गालियां दूंगा अंजू जी, लेकिन अगर आप देश के लिए खड़े हो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सपोर्ट करूं। मेरे आपके साथ लाख मतभेद हो, लाख मनभेद हो, लेकिन मैं आपके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। आज वो जो चरित्र होना चाहिए अपोजिशन का। मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, थोड़ा वेरी रिलेटेड। नफ्ताली बेनेट जो नेतन्याहू के पहले पीएम था, उसने जब ये अटैक हुआ उसने क्या बोला? आई टोटली सपोर्ट, आई मे हैव ऑल द डिसएग्रीमेंट्स, मुझे कितने भी डिसएग्रीमेंट्स हो नेतन्याहू के साथ, में इलेक्शन के टाइम में लड़ लूंगा उसके सामने। आज मेरा देश संकट में, मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये चरित्र है। ये अपोजिशन में जो देशभक्त अपोजिशन होता है उसका ये चरित्र है, जो वाजपेयी जी में था, जो नफ्ताली बेनेट में है, वो चरित्र राहुल गांधी में और उनमें नहीं है। उन लोग सब चीजों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। वो हमारे विपक्ष में कतई भी नहीं है। आप देख लीजिए ना कि भारत मंडपम में जो कार्यक्रम हुआ था एआई का, उसमें जाकर राहुल गांधी की पार्टी ने क्या किया था उनके युवा कांग्रेस के नेताओं ने। तो ये तो वो विपक्ष है जो भारत को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को क्या बताते हैं? खत्म हो रहा है लोकतंत्र, संविधान को कोई पूछ नहीं रहा है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कितना कुछ बोलते हैं सर। वो देश को ही तो बदनाम करते हैं। और यहाँ पर देश को संभालने की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो उसमें भी मीन मेक निकाले जा रहे हैं कि ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, आर्थिक संकट की तरफ जा रहे हैं, अब क्यों बता रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए पीएम मोदी। एक नई टर्म उनको पता नहीं, उनके जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी ने थमा दी है, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज। 24 घंटे वही राग अलापते रहते हैं और पूरा का पूरा विपक्ष इसी टर्म के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन देश की जनता समझदार है, वो समझते हैं कि पीएम मोदी ये क्यों कह रहे हैं। और ईरान संकट हमारा खड़ा किया हुआ नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का खड़ा किया हुआ है, लेकिन खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और पीएम मोदी की इन बातों से कम लोगों को समझ तो आ रहा होगा, जो तेल वो रोज इस्तेमाल करते हैं वो कहां से आता है? वो यहां नहीं बनता है, वो बाहर से लाना पड़ता है। तो अगर उसका इस्तेमाल कम करेंगे तो सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। 10% कम कर दीजिए, सेहत के लिए भी अच्छा, आपकी जेब के लिए भी अच्छा है। तो ये बातें विपक्ष को भले ही समझ नहीं आ रही हो समझिए, लेकिन हमारे देश की जनता जरूर समझती है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय माता दी। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इतना पेशेंस से मेरी बातें सुनी। आपको सबको धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।